यह वेनेरा 4 है, एक सोवियत अंतरिक्ष यान जो किसी दूसरे ग्रह शुक्र पर पहली बार उतरने से कुछ ही क्षण दूर है। उस समय इस रहस्यमय ग्रह के बारे में बहुत कम जानकारी थी, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना था कि बादलों की इसकी मोटी परत के नीचे एक ऐसी दुनिया है जो पृथ्वी से बहुत अलग नहीं है, जिसका वायुमंडल एक बार के बराबर है और तापमान पृथ्वी जैसा है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह बेचारा छोटा अंतरिक्ष यान किस तरह की दुनिया में प्रवेश करने वाला है। जैसे ही यह 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वायुमंडल में पहुंचा, इसका पैराशूट खुल गया और एंटीना ने डेटा वापस भेजना शुरू कर दिया। पहले वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी के समान था और तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन जैसे जैसे यह वायुमंडल में और नीचे गया, रीडिंग में गड़बड़ी होने लगी। एक वायुमंडल जल्दी ही 10 हो गया, 10-20 हो गया और तापमान 200 डिग्री से भी अधिक हो गया। तभी अचानक अंतरिक्ष यान टूट गया और सारा संचार टूट गया। इसके द्वारा वापस भेजे गए अंतिम डेटा से एक ऐसे वायुमंडल का पता चला जो पृथ्वी से 22 गुना मोटा और 250 डिग्री अधिक गर्म था। लेकिन अब जब सोवियत संघ को पता था कि शुक्र वास्तव में कितना कठोर है, तो वे वहां पहुंचने के लिए और भी अधिक दृढ़ थे। हमने इन अविश्वसनीय अंतरिक्ष जांचों का मॉडल आपको यह दिखाने के लिए तैयार किया है कि सोवियत संघ आखिरकार हमारे सबसे खतरनाक ग्रह की सतह पर कैसे उतरने, तस्वीरें लेने और ऑडियो रिकॉर्ड करने में कामयाब रहा। शुरुआती अंतरिक्ष जांचों का डिजाइन अपेक्षाकृत सरल था। लैंडर 1-1 मीटर चौड़ा टाइटेनियम गोला था, जिसके अंदर लगभग 25 वायुमंडल का दबाव था। इसमें वायुमंडल का विश्लेषण करने के लिए कुछ वैज्ञानिक उपकरण और अवतरण के दौरान इसे शक्ति प्रदान करने के लिए एक बैटरी थी। लैंडर में कोई थ्रस्टर नहीं था और इसके बजाय इसे जमीन पर लाने के लिए अपने स्वयं के ड्रैग और पैराशूट की एक श्रृंखला का उपयोग किया गया था। लेकिन शुक्र के घने वायुमंडल के साथ यह एक समस्या बन गई। कुछ ही मिनटों में वायुमंडल से तेजी से नीचे गिरने के बजाय वेनेरा 4 वायुमंडल से ईंट की दीवार की तरह टकराया और तेजी से धीमा होकर सिर्फ 18 किलोमीटर प्रति घंटा रह गया, जो उम्मीद से कहीं ज्यादा धीमा था। इसका मतलब था कि अंतरिक्ष यान को शुक्र के वायुमंडल में 90 मिनट तक लगातार गर्मी और दबाव के संपर्क में रहना पड़ा, जब तक कि वह कुचल न गया। सोवियतों को एहसास हुआ कि एक बार शुक्र के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद समय बहुत सीमित है और इसलिए उन्हें लैंडर को कुचलने या पिघलाने से पहले वायुमंडल से गुजरना होगा। और इसलिए सोवियतों ने शुक्र के प्रति अपने दृष्टिकोण पर पूरी तरह से पुनर्विचार किया। उन्होंने नासा को एक फैक्स भेजा जिसमें एक विशेष गर्मी प्रतिरोधी सामग्री की मांग की गई। नष्ट होने से पहले शुक्र की सतह तक पहुंचने के लिए सोवियत ने अंतरिक्ष यान को फिर से डिजाइन किया ताकि वह वायुमंडल में तेजी से गिर सके। उन्होंने पैराशूट में एक रस्सी जोड़ी जो उसे खुलने से रोकती, जिससे वेनेरा बहुत तेजी से नीचे गिर सकता था। यह ऐसी सामग्री से बना था जो 200 डिग्री पर पिघल जाती और इसलिए पैराशूट तब तक नहीं खुलता जब तक प्रोब सतह के बहुत करीब न आ जाए। चूंकि सतह पर दबाव अभी भी अज्ञात था, इंजीनियरों ने वेनेरा की सुरक्षा के साथ जरूरत से ज्यादा काम किया। दीवारें दोगुनी मोटी थीं और अंतरिक्ष यान अब 180 वायुमंडल का दबाव झेल सकता था। सोवियत वेनेरा 7 को नरक में भेजने के लिए तैयार थे। जैसे ही यह वायुमंडल में पहुंचा, लैंडर पूरी तरह से धीमा हो गया और उसने अपना पैराशूट खोल दिया। रस्सी ने अपना काम किया और अंतरिक्ष यान को शुक्र के घने वायुमंडल से तेजी से नीचे गिरने दिया। जांच यान अब सतह के बहुत करीब था, पिछले किसी भी मिशन की तुलना में, जब तक कि केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर पैराशूट फट नहीं गया और जांच यान 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सतह पर गिरते हुए जमीन पर गिरने लगा। सोवियतों के हाथों में एक और विफलता थी, या ऐसा उन्होंने सोचा। कुछ हफ्ते बाद जब डेटा की समीक्षा की गई तो उन्होंने देखा
कि लैंडर के सतह से टकराने के 23 मिनट बाद तक एक बहुत ही कमजोर संकेत प्रसारित हो रहा था। जैसा कि पता चला कि लैंडर वास्तव में बच गया था, लेकिन यह अपनी तरफ गिर गया था, जिससे पृथ्वी पर एंटीना का संकेत बेहद कमजोर हो गया था। आश्चर्यजनक रूप से इसके द्वारा भेजे गए डेटा के अंतिम बिट ने दिखाया कि सतह पर तापमान यह 500 डिग्री सेल्सियस का एक आश्चर्यजनक तापमान था, क्योंकि अब तापमान ही मुख्य समस्या थी। सतह पर उनके समय को सीमित करना, इसलिए इंजीनियरों ने वेनेरा 8 के लिए एक अद्भुत लेकिन सरल शीतलन समाधान निकाला। अंतरिक्ष यान के अंदर लिथियम नाइट्रेट के ब्लॉक थे, जो एक नमक जैसा पदार्थ है जिसकी गलन ऊष्मा बहुत अधिक होती है। यह ऊर्जा की वह मात्रा है जो इसे ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक है। इस पदार्थ को 1 डिग्री तक गर्म करने के लिए प्रति ग्राम लगभग 2 जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन जब यह अपने गलनांक पर पहुंच जाता है तो उस सीमा को पार करके ठोस से द्रव में बदलने में लगभग 300 जूल ऊर्जा लगती है, और इसलिए ठोस से द्रव में यह परिवर्तन बड़ी मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करता है, जो पदार्थ में प्रभावी रूप से संग्रहित हो जाती है। और इसलिए लैंडर के अंदर ब्लॉक रखे गए थे ताकि ऊष्मा को अवशोषित किया जा सके और इसे विद्युत घटकों से दूर किया जा सके। यह प्रणाली बेहद अच्छी तरह काम कर रही थी और वेनेरा 8 सफलतापूर्वक शुक्र ग्रह तक पहुंच गया और सतह पर पूरे 1 घंटे तक जीवित रहा। सोवियत संघ अब शुक्र ग्रह तक पहुंचने की कला में निपुण हो गया था, लेकिन दुनिया को अभी भी पता नहीं था कि यह अद्भुत दुनिया वास्तव में कैसी दिखती है, और इसलिए शुक्र ग्रह की पहली तस्वीरें लेने की जिम्मेदारी वेनेरा 9 पर आ गई। लैंडर को एक बार फिर पूरी तरह से नया रूप दिया गया। अंतिम अवतरण के लिए पैराशूट का उपयोग करने के बजाय वेनेरा 9 में इसे धीमा करने के लिए एक बड़ा एयर ब्रिगेड और प्रभाव को अवशोषित करने के लिए लैंडिंग लेग्स का एक सेट था। लेकिन वेनेरा 9 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कैमरा सिस्टम थी। लैंडर के दोनों ओर 2 चल कैमरे थे जो आसपास के परिदृश्य का 360 डिग्री पैनोरमा ले सकते थे, लेकिन ऐसा कैमरा डिजाइन करना जो शुक्र ग्रह के तीव्र दबाव और तापमान को झेल सके एक और चुनौती थी। कैमरों को लैंडर के प्रेशर वेसल के अंदर रखा गया था और 2 पेरिस्कोप सुपर मोटी प्रेशर विंडो में बाहर की ओर चिपके हुए थे। पेरिस्कोप के अंत में एक छोटा लेंस था जो घूम सकता था और सतह के 180 डिग्री दृश्य को स्कैन कर सकता था। प्रकाश पेरिस्कोप से नीचे की ओर जाता और एक लेंस से होकर गुजरता जो मोटी प्रेशर विंडो के प्रभाव को ठीक करता। दोनों कैमरों में बड़े लेंस कैप थे जो जांच के उतरते ही खुलने के लिए डिजाइन किए गए थे। वेनेरा 9 पर इनमें से केवल एक ही काम कर रहा था। यह शुक्र पर ली गई पहली तस्वीर थी। भविष्य के मिशनों में कैमरों में सुधार किया गया और अंततः उच्च परिभाषा वाली रंगीन तस्वीरें ली गईं। वेनेरा 14 पर एक माइक्रोफोन लगाया गया था। निम्नलिखित सतह पर जांच के उतरने और सतह में ड्रिलिंग करने वाले उपकरण का वास्तविक ऑडियो है। कुल मिलाकर सोवियत संघ शुक्र पर 8 बार उतरा और प्रत्येक मिशन ने इस रहस्यमय ग्रह के बारे में अविश्वसनीय तस्वीरें और वैज्ञानिक डेटा वापस भेजा। एक उपलब्धि जिसे हम लगभग 50 साल बाद भी दोहरा नहीं पाए हैं।